हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। साथियों, आज जो भी क्लास रहने वाली है वो आपके है श्रम कानून की, और इसका ये पार्ट 2 आने वाला है। इससे पहले इसका हम लोग पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 35 एमसीक्यू डिस्कस किए थे, सॉरी 30 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग आज 35 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम ईपीएफओ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो भी साथी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए, इससे पहले मैं क्वेश्चन बताऊं, आपको बताना चाहूँगा। जो भी साथी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी माध्यम में ये बैच, जो आपको मात्र 349 रुपये में मिल जाएगा। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाले हैं। जो भी आपका जो सिलेबस रहने वाला है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी हो, इंश्योरेंस हो, इसके अलावा आपकी पॉलिटी और आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इकोनॉमिक्स, ये सब है आपको हिंदी मीडियम में कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको हम टॉपिक वाइज क्विज भी कराएंगे, फुल लेंथ मॉक भी टेस्ट आपको प्रदान किया जाएगा, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी आपको कराए जाएंगे। और सारे नोट्स आपको हिंदी में मिलने वाले हैं, हैंड नोट्स आपको मिलेंगे। तो यदि आपसे बैच से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, कर जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत आपको बताना है कौन सा सही इसमें होने वाला है। चलिए देखते हैं। एक नियोक्ता अधीनस्थ व्यक्तित्व प्रबंधक प्रबंधन एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रबंधन एजेंट में नियोक्ता के अधीनस्थ एक व्यक्तिगत प्रबंधन में शामिल होता है, शामिल नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल नियोक्ता प्रबंधन एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। समुचित सरकार प्रबंधन और नियुक्त करेगी, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत जो समुचित समुचित सरकार होती है, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार हो या राज्य आयुक्त हो, अधिनियम के प्रशासन व प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें प्रबंधन और नियुक्तियां शामिल होती हैं। चलिए, आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। कर्मकांड क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व हित लाभ 1961 और राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, तो इन तीनों को कंपेयर करके आपको ऑप्शन बताने हैं कौन कौन से सही हो सकते हैं। यह एक साथ लागू हो सकता है, मातृत्व लाभ अधिनियम और राज्य बीमा अधिनियम एक समय पर लागू हो सकते हैं, या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम और राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम एक समय पर लागू हो सकते हैं, या श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ एक साथ लागू हो सकते हैं। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता। देखिए, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, ये अपने आप में काफी ज्यादा व्यापक और सर्वग्राही, इसको हम लोग सर्वग्राही अधिनियम कह सकते हैं। जहां ये लागू होता है वहां पर ये दोनों, जो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम है और मातृत्व हित लाभ है, वहां पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, जहां ये दोनों लागू हो जाएंगे वहां पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि जो राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम है, इसमें अपने आप में ही इसमें जो स्वयं अधिनियम है, इसमें मातृत्व लाभ, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आश्रित लाभ प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। तो जहाँ ये दोनों आते हैं वहां पर राज्य कर्मचारी जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम नहीं आता, और जहाँ ये आता है यहाँ पे वो दोनों नहीं आते। इस प्रकार से जो आपका सही आंसर क्या होगा, डी का सही आंसर हो जाएगा कि यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व अधिनियम एक साथ आते हैं तो वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, डी का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार, ये कुमार जो आपको पूछा गया है, यानी एडोलेसेंट कौन होता है? तो ये होता है जो जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 18 वर्ष से कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कुमार कहते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि राशि 2500 से बढ़ाकर दी गई है, या कि आपको बताना कितने बढ़ाकर कर दी गई है, आपको बताना है। तो 2500 से बढ़ा के कितनी की गई है? तो ये की गई है 5000 की गई है। कितनी की गई है? 5000 की गई है। यह प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि एवं जो आपकी विविध प्रावधान अधिनियम 1952 है, उसके अंतर्गत ये आपको दिया गया है। पहले 2500 मिलता था, लेकिन अब क्या आपको 5000 प्राप्त हो रहे हैं। यदि कोई श्रमिक है, वो कार्यस्थल पर उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसके अंतिम संस्कार के लिए कंपनी क्या करेगी, उसको 5000 रुपये देगी, ताकि जिसका जो अंतिम संस्कार है वो ठीक ठाक तरीके से हो जाए। आगे देखते हैं। निम्न में से किस विधान के तहत लाभ पाने के लिए किसी योगदान की आवश्यकता नहीं होती? मतलब आपको क्या करना है, जो कर्मचारी वो कोई योगदान भी नहीं दे रहा है, लेकिन जो नियोक्ता है वो उसको क्या करेगा,
लाभ देगा या उसको कुछ पैसे देगा, उसको कुछ प्रकार से उसको लाभ देगा। देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्म का क्षतिपूर्ति अधिनियम, ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही इसका आंसर रहने वाला है ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। कि मातृत्व लाभ अधिनियम होता है, ये क्या कहता है, नियोक्ता स्वयं मैटरनिटी लीव जो होते हैं वो महिलाओं को देता है। यदि जो महिला है वो माँ बनने वाली है तो क्या करेगा, तो उनको मातृत्व लाभ दिया जाएगा और उसमें कोई क्या है, जो कर्मकार है उसमें कोई योगदान नहीं देगा, लेकिन उसको छूट मिलेगी, उसको छुट्टी मिल जाएगी कुछ समय के लिए, जब तक वो मां नहीं बन जाती। इसके अलावा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की बात करेंगे तो जो कार्यस्थल पर यदि जो कर्मचारी उसको चोट लग जाए या मृत्यु हो जाए या अक्षमता हो जाए तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसमें जो है आपका जो कर्मकार है उसको कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन उसको नियोक्ता जो है वो उसको मुआवजा देगा। लेकिन देखिए, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है वो क्या कहता था, ये तो आपका नया वाला हो गया कि इसमें आपको देना पड़ेगा, नियोक्ता ही देगा। जो पुराना वाला दिन था 1948 वाला, उसमें यह था कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान अनिवार्य होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्म का क्षतिपूर्ति अधिनियम के से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं, यह अधिनियम कर्मकांड क्षतिपूर्ति अधिनियम से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा होता है, तो ये तो आपका ठीक हो गया। आगे देखते हैं, यह अधिनियम इस संशोधन का परिणाम है जो श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए किया गया था, ये भी आपका ठीक है। आगे देखते हैं, यह अधिनियम के में कर्मकारों के आंशिक आंशिक अस्थायी विकलांगता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, ये तो यही आपका गलत हो जाएगा, प्रावधान है, ठीक है। जो आपका कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है, और जो अब वर्तमान में क्या हो आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2017 है। जो आपका 23 वाला था वो इस 2017 में आया, जो न्यू बना है उसमें एक कहा गया है, उसमें साफ साफ कहा गया है जो अस्थायी जो है आपकी विकलांगता है या आपकी स्थायी विकलांगता है, दोनों में का ही स्पष्ट प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यही आपका सही हो जाएगा कि ये नियम आपका, ये आपका कथन है ये गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि कोई कर्मकार अपनी इच्छा से सुरक्षा कवच या अन्य सुरक्षा यंत्र हटाता है या सुरक्षा की अवहेलना करता है तो उसको सुरक्षा संबंधित उद्देश्य से दिया गया है, ठीक है, संबंधित उद्देश्य क्या दिया गया है, तो नियोक्ता क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल नहीं होता। देखिए, जो कर्मकार है यदि वह अपनी इच्छा से जो उसको सुरक्षा कवच दिए गए वह नहीं पहनता है, या फिर जो 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 यंत्र हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मशीन है और उस पर बताया गया कि आपको उसके पास नहीं जाना है, लेकिन कर्मकार जो है उसके पास जाता है, तो जो कोई क्षति होती है तो नियोक्ता उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, नियोक्ता उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। अगला देखते हैं, नियोक्ता क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। जो नियोक्ता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जो ये लापरवाही है ये जानबूझ कर की गई, कर्मकांड नहीं है, लापरवाही जानबूझ के की है, क्योंकि उसने जानबूझ के अपना सुरक्षा कवच हटाया था। आगे देखते हैं, घातक दुर्घटना के मामले में यदि आयुक्त अपने स्रोत के आधार पर नियोक्ता को नोटिस देता है, चलिए देखते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो यदि नियोक्ता उत्तरदायी होता है तो नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर करना होता है, बिल्कुल ठीक है। यदि नियोक्ता उत्तरदायी है तो उसको 30 दिनों के भीतर नोटिस को जमा करना होगा। अगला देखते हैं, यदि नियोक्ता उत्तरदायी नहीं है तो अपने बयान में इस आधार को इंगित करेगा कि जिस पर वह देयता का खुलासा करता है, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ए बी दोनों ही आपके सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे मृतक कर्मकार का आश्रित माना जाएगा। जो यदि आपको जो कर्मकार है वो कार्यस्थल पर मर जाता है तो उसको जो आश्रित किसे किसे माना जाएगा, देखते हैं। एक नाबालिग भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन, ठीक है, यदि विधवा बहन इसके साथ रहती है या उसका अविवाहित बहन है या नाबालिग भाई है तो उसको मृतक आश्रित के रूप में गिना जाएगा, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। विधवा बहू, ये भी आपका हो जाएगा। मृतक पूर्व छात्र का नाबालिग बच्चा, ठीक है, अगर उसका नाबालिग बच्चा है तो ये भी इसको गिना जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, मृतक आश्रित के रूप में माने जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया गया है। कौन कौन सा नहीं किया गया है, मातृ जो बीमारी लाभ है बिल्कुल प्रदान किया गया है, बेरोजगारी भत्ता ये भी प्रदान किया गया है, और विकलांगता लाभ ये भी आपको प्रदान किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए भत्ता ये प्रदान नहीं किया गया है। देखिए, इसकी बात करेंगे तो जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपका जो है बीमारी लाभ हो गया, कौन सा बीमारी लाभ,
इसका दूसरा क्या आता है, तो दूसरा आपका आता है मातृत्व लाभ, जिसमें आपको क्या मिलता है, मातृ जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। इसका तीसरा कौन सा है, दुर्घटना, यदि कर्मचारी की दुर्घटना हो जाती है कार्यस्थल पर तो भी आपको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा, उसमें कुछ छूट मिलेगी। इसके अलावा विकलांगता हो जाती है, और क्या आपका आश्रित लाभ मिलता है, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो मृतक आश्रित है उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा चिकित्सा में भी आपको लाभ मिलेगा, और अंत्योष्टि जो आप मर जाते हैं तो उसमें 5,000 रुपये मिलते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, और बेरोजगार भत्ता, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन क्या बच्चों के लिए यहाँ पे कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बेरोजगारी भत्ता जो है, नहीं सॉरी, बच्चों के लिए भत्ता यहाँ पे जो है नहीं है। आगे देखते हैं, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता किसी भी जोखिम के कारण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी कुल विकलांगता नहीं आई है। चलिए देखते हैं, मादक पेय या दवाओं के प्रभाव में, देखिए कर्मकार जो है यदि मादक पेय पी के आता है, यानी दारू पी के आता है, या ऐसे ड्रग्स लेके आता है, और उसके बाद उसका मृत्यु हो जाती है जो कार्यस्थल पर, या स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो उसके लिए जो आपका नियोक्ता है वो जिम्मेदार नहीं होगा। आगे देखिए, एक स्वेच्छक से आदेश से अवहेलना करने पर सुरक्षा से संबंधित हो, ठीक है, एक स्वेच्छक के आदेश की अवहेलना करने पर जो सुरक्षा से संबंधित हो, ये भी आपका ठीक हो जाएगा, तो ये आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि वह क्या करता है, सुरक्षा की अवहेलना करता है तो भी, और उसके बाद वह विकलांग हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत यदि एक सदस्य जो स्थायी समिति चिकित्सा परिषद का सदस्य है पदच्युत कर दिया जाएगा अगर वह अनुपस्थित होता है, तो वह अनुपस्थित कब होता है, यदि वह लगातार 3 बैठकों में, कैसे, लगातार 3 बैठकों में जो आपका अनुपस्थित रहता है तो उसे पदच्युत कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। और ये कब किया गया, ये जो आपका कर्मचारी राज्य बीमा 1948 अधिनियम है, इसमें ये बात कही गई है कि यदि यदि सदस्य बिना अनुमति के लगातार 3 बैठकों में उपस्थित रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की अनुसूची में देखिए क्या क्या है आपका, स्थायी कुल विकलांगता और जोखिम की सूची है। आगे देखिए, स्थायी आंशिक विकलांगता के परिणाम स्वरूप जोखिम की सूची है, व्यवसायिक रोगों की सूची है, इनमें से कोई नहीं, तो 1948 में सूची है जो आपको भी बताया गया है, उसमें व्यवसायिक रोगों की सूची दी गई है। व्यवसायिक रोगों की सूची में आपकी बात करेंगे तो जैसे आपका फेफड़ों की बीमारी हो गया, या फिर आपको शीशे या पारा से होने वाली बीमारियां हो गई, या कॉटन डस्ट से होने वाली बीमारियां, ये सब शामिल होती हैं व्यवसायिक रोग की सूची में। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे आपका एंथ्रॉक्स हो गया, ठीक है, ये आपकी बीमारियां पूछी जा सकती हैं, कि सीधी सीधी बीमारियां पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी है व्यवसायी रोग के अंतर्गत आती है, तो एंथ्रॉक्स हो गया। इसके अलावा आपका फास्फोरस विषाक्तता, फास्फोरस विषाक्तता, विषाक्तता, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, सॉरी, तो ये आपकी कुछ बीमारियां मैंने बता दी एग्जाम्पल के तौर पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1949 के तहत छूट प्राप्त कर्मचारी कौन है, तो छूट प्राप्त कर्मचारी कौन है, जो कर्मचारी जो है नियोजक के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है, वह छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में गिना जाएगा, इसलिए 20 का सही आंसर होगा बी। आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा विधान बीपी आडगर समिति की सिफारिशों पर आधारित है, तो कौन सा आधारित है, तो ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, सॉरी, इसका जो है आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका होगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये उसके अंतर्गत सिफारिशों के अंतर्गत आधारित होता है। डी का सही आंसर होगा डी। आगे देखते हैं, बेरोजगारी भत्ता किस विधान में देय है, बेरोजगारी भत्ता, तो बेरोजगारी भत्ता है ये आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, इसके अंतर्गत देय होता है। इसके जो आपका ये अधिनियम है, इसके अंतर्गत एक योजना लागू की गई थी, इसका नाम था आपका राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। क्या था आपका, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना,
ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था, ये इसमें लागू होती है राज्य कर्मचारी अभियान नियम के अंतर्गत। और कहा गया था कि जो कर्मचारी है उसको बेरोजगारी भत्ता देना होगा जब वह कैसी स्थिति में आ जाए, जब वह छटनी की स्थिति में आ जाए। किसमें? छटनी की स्थिति में, या फिर किस में आएगा, स्थायी रूप से जो है आपका कारखाना बंद हो जाता है, या फिर आपका विकलांगता, उसको जो कर्मचारी उसको विकलांगता हो जाती है, या फिर नौकरी गंवाने की स्थिति में आ जाए, तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विधान सेवानिवृत्त कर्मचारी को किस प्रकार का लाभ देता है? तो ये किस प्रकार का लाभ देता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है। ये जो जो कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको पेंशन के रूप में या कुछ अन्य प्रकार के रूप में सहायता प्रदान करता है, उनको लाभ देता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, पुरुषों और महिला श्रमिकों को की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत दिया गया है? यानी समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, और या फिर जो भर्ती है उसमें कोई क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये किसमें बताया गया था? ये बताया गया था समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसमें ये कहा गया है कि क्या कहा गया है कि भर्ती जो है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, जो भर्ती होगी इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ, और समान कार्य करने पर पुरुष व महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। और जो आपकी ये जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है, अब ये वर्तमान में क्या आपका मजदूर संहिता अधिनियम जो आपका 2019 है, ठीक है, 2019 जो आपका है मजदूरी संहिता, इसमें भी ये बात कही गई, दोनों संहिताओं में ये बात कही गई है कि जो आपका जो श्रमिक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारिश्रमिक का अर्थ क्या होता है? तो पारिश्रमिक का जो अर्थ होता है वो आपका मूल वेतन और परिलब्धियां यानी इमोलेट्स जो होते हैं वो दिए हैं। देखिए, जो पारिश्रमिक होता है केवल बेसिक पे पर आधारित नहीं होता, ठीक है, कि बेसिक पे दे दिया और छुट्टी कर दी। बेसिक पे के अलावा जो महंगाई भत्ता हो गया, अन्य अन्य जो भी सुविधाएं हैं या फिर अन्य जो भत्ते हैं ये सब दिए जाते हैं। तो देखिए, बेसिक पे हो गया और प्लस क्या हो गया आपका, भत्ते हो गए। जो भी भत्ते दिए जाएं, मैं जैसे महंगाई भत्ता, ये सब किस में शामिल होता है? तो ये पारिश्रमिक के में शामिल होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा, नियोजित श्रमिकों के संबंध में रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने का कर्तव्य किसका होता है? तो ये होता है आपका नियोक्ता का होता है। देखिए, विभिन्न जो आपके श्रम कानून में ये कहा भी गया है कि जो नियोक्ता है इसकी जिम्मेदारी है कि श्रमिकों के लिए रजिस्टर रखे, जो श्रमिक होते हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए, मजदूरी भुगतान के रिकॉर्ड भी रखे, और ओवर टाइम, अवकाश, योगदान, इन सब का ब्यौरा एक रजिस्टर में तैयार करे। और कार्य किसका होगा? तो ये नियोक्ता का कार्य होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी अधिनियम के किसी प्रावधान में उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई और निर्णय लेने के उद्देश्य से सरकार ऐसे अधिकारों को नियुक्त करती है जो पद से नीचे होता है, ठीक है। देखिए, आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में जो आप क्लास चल रही है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम वेब टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ आपको उसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है, तो वह है आपका श्रम अधिकारी इसको नियुक्त करेगी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो इनको नामित करता है समुचित सरकार नामित करती है। जो समुचित सरकार हो गई उनकी जो जो सलाहकार समिति है इनके सदस्यों को नामित करेगी। और इन समय जो सरकार जो इस कमेटी होती है, समिति होती है, इसमें कौन कौन आता है? तो पहले आपका नियोक्ता हो गया, कौन आएगा? नियोक्ता हो गया, ये आएगा। इसके बाद कौन आएगा? तो ये कर्मचारी आएंगे, जो भी हमारे जो कार्य करते हैं कर्मचारी हो गए। इसके बाद कौन आएगा? स्वतंत्र व्यक्ति आएगा, ठीक है, कोई भी एक स्वतंत्र व्यक्ति आ जाएगा जो दोनों पक्षों का बात सुन सके, ठीक है। तो स्वतंत्र व्यक्ति ये कुछ आते हैं आपके, जो आपकी सलाहकार समिति है उसके अंतर्गत आते हैं। सही आंसर क्या होगा उसका? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल जो 39 आपका है उसमें ये बताया गया, जो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, यानी आपका क्या है, हमारा जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो भारतीय संविधान में दे रखे हैं, उसमें आर्टिकल 29 जो 39 है कहता है कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला हो। तो सही आंसर क्या होगा? डी का सही आंसर होगा आर्टिकल 39।
आगे देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम का विस्तार है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम का विस्तार क्या है? रोजगार की सभी श्रेणियां, बिल्कुल यही सही आंसर आपका हो जाएगा। जो रोजगार की सभी श्रेणियां हैं उसमें पारिश्रमिक अधिनियम का विस्तार होता है। देखिए कैसी श्रेणियां हो गई, जैसे आपका निजी क्षेत्र हो गया, जो निजी क्षेत्र में करें काम कर, जो कर्मचारी वो काम करते हैं वो आ गया, या फिर आपका क्या होगा, सरकारी हो गया, सरकारी क्षेत्र में जो काम करते हैं ऐसे कर्मचारी जो कुशल कारीगर हैं, ठीक है, या फिर अकुशल कारीगर, ठीक है, ये सब में आता है। ठीक है, ये सब में विस्तार है इनका, समान पारिश्रमिक जो अधिनियम है इस सब में विस्तार होता है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समान पारिश्रमिक कौन सी धारा पारिश्रमिक को परिभाषित करती है? तो ये आपका धारा 2G है, ये परिभाषित करती है। 20 का सही आंसर 2G परिभाषित करती है। पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो भी साथी हमारे हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ बैच की, ईपीएफओ की, तो वो हमारे कोर्स परचेस कर सकते हैं। मात्र 350 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और ये कोर्स हमारा 15 अगस्त से शुरू भी हो चुका है, तो देर मत करिए, कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि आप जितना लेट करते जाएंगे क्लासें उतनी होती जाएंगी और फिर बाद में आपको क्या होगा कि क्लासेस ज़्यादा हो जाएगी, आप कवर जो आपको कवर करने में मुश्किल आएगी। तो आपको अभी परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्मूथ तरीके से करते रहिए। आगे देखते हैं, बाल श्रम जो आपका निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये देखिए आप किसका उदाहरण होता है, तो ये सुरक्षात्मक श्रम विधान इसका एक उदाहरण है। यह अधिनियम बच्चों को खतरनाक व शोषणकारी कार्यों से बचाने के लिए बनाया गया था और इसका उद्देश्य था विशेष वर्ग जो हमारे बच्चे, महिलाएं और कमजोर श्रमिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो यही सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रस्तावित कौन सा उद्देश्य है जो आपका बाल श्रम निषेध और विनिमय का नहीं है? जो नहीं है आपको ये बताना है। देखिए देखते हैं, यह निश्चित करने के लिए एक भी बच्चा भविष्य में शिक्षा से वंचित नहीं है, बच्चों को उन स्थितियों और काम करने के लिए सुनिश्चित करना जहां उनका शोषण होता है, वर्तमान अधिनियम के बावजूद बाल श्रम को प्रतिबंधित करना। अब देखिए आपको नहीं बताना है, ठीक है, नहीं बताना है। और सार्वभौमिक शिक्षा निश्चित करने करके बाल श्रम की समस्या को निपटाने के लिए। देखिए ये आपका सही आंसर होगा, वो है आपका सी, जो वर्तमान अधिनियम के बावजूद बाल श्रम को प्रतिबंधित करना। ठीक है, प्रतिबंधित करने का शब्द कहीं पे नहीं आया, जो आपका प्रतिबंधित शब्द है ये कहीं नहीं आया। उद्देश्य इसका ये था कि बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करना और बच्चों के शोषण को रोकना। तो इसलिए आपका ए भी सही है, आपका बी भी सही है और आपका सी भी सही है कि उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और जिनका शोषण हो रहा है उनको रोकना है। श्रम को प्रतिबंधित करने की बात कहीं नहीं कही गई है। प्रतिबंधित जो प्रतिबंधित शब्द है ये आपका कहीं पे नहीं आया है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा श्रम विधान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? जो असंगठित क्षेत्र है उन पर लागू होता है। देखिए असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? जो आपके बाल श्रमिक हो गए या ठेका श्रमिक पाए जाते हैं, ये सब किसमें आते हैं? असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है सही आंसर? क्या देख लिए, बाल श्रम निषेध विधि जो निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम जो आपका विनिमय उन्मूलन अधिनियम जो है 1986। इसके बाद देखिए अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970, ये तीनों में ही आपका आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के किस खंड में बाल शब्द को परिभाषित किया गया है? तो बाल शब्द को परिभाषित किया गया आपका धारा 2 ये आपका धारा 2 क्लॉज 2 में परिभाषित किया गया। सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, कारखाना अपनी परिसीमाओं सहित ऐसा जो आपके यहाँ भी है ऐसा परिसर है जिसमें 10 या अधिक कर्मकार पिछले 12 माह के किसी दिन में काम कर रहे हैं और जिसमें 20 व्यक्ति शक्ति की सहायता से पिछले 12 महीनों से काम कर रहे हैं। तो कारखाना की यह परिभाषा किस धारा में आती है? तो ये आपकी आती है धारा 2N में, उसका जो क्लॉज N में है उसमें आती है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, रासायनिक और विषाक्त पदार्थ कारखाना अधिनियम किस अनुसूची में आता है? तो ये दूसरी अनुसूची में आता है, रासायनिक और विषाक्त पदार्थ जो कारखाना अधिनियम। और इसकी बात कही गई है जो आपकी धारा है धारा 41F, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, जो रासायनिक और विषाक्त पदार्थ है इसकी बात भी कही गई है। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बोनस को रद्द करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया गया है? कौन सा फार्मूला है जो बोनस को रद्द करने के लिए पर्याप्त है? ये देखिए 1950 में क्या हुआ था, 1950 से उसके दशक में बोनस विवाद अधिनियम बोनस विवाद हुआ था। तो उसमें क्या आया था, जो आपका लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसमें कहा गया था, जिसमें आया था आपका
फुल बेंच फार्मूला दिया गया था। फुल बेंच फार्मूला उन्होंने ये कहा था कि इसने ये तय किया था कि जो बोनस तभी दिया जाएगा जब कंपनी की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर लिया जाए। इसके बाद जो पैसा बचता है, जो शेष बचता है, उसमें आप बोनस बांट सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर है। जो फुल बेंच फार्मूला है उसने क्या 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 कहा था कि बोनस रद्द कर सकते हैं यदि कंपनी के पास उसकी प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण कर ले, उनके पास पैसा नहीं बचे तो बोनस को रद्द कर सकती है। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोनस अधिनियम द्वारा दी गई सिफारिशों का परिणाम है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, श्रम न्यायालय, त्रिपक्षीय आयोग। त्रिपक्षीय आयोग होता है बोनस अधिनियम में। इसमें क्या क्या आपका आता है? तो बोनस अधिनियम जो आयोग था आपका 1961 में तो ये आया था, और इसमें क्या कहा था? त्रिपक्षीय आयोग होता है तो इसमें 3 पक्ष होते हैं। पहला आपका क्या होगा? सरकार हो गया, दूसरा क्या आपका नियोक्ता हो गया, और तीसरा आपका क्या होगा? कर्मचारी हो गया। तो ये 3 पक्ष होते थे आपके। ठीक है, ये 3 पक्ष यहाँ पे त्रिपक्षीय आयोग में। तो सही आंसर क्या होगा? डी का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोनस अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपका 1 सितंबर 1965 में इसको लागू किया गया था। 20 का सही आंसर होगा 1 सितंबर 1965 में बोनस अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में उल्लेखित तरीके न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए हैं। देखिए, जो मजदूरी का निर्धारण करते हैं उसकी 2 विधियां होती हैं। पहले आपकी समिति विधि होगी और दूसरी आपकी होगी अधिसूचना विधि। ये दोनों ही विधि आपकी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को परिभाषित करती है, उनका निर्धारण करती है। इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। तो आज के क्लास कितना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए जो आपकी क्लास चली है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे बैच को भी परचेस कर सकते हैं। मात्र 349 में ये बैच मिल रहा है। हिंदी माध्यम में जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।